हेलो दोस्तों, आइए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज प्रश्न नंबर 24। अक्सर कहा जाता है कि भारत अंतर्विरोधों का देश है। आपके विचार से भारत में किस किस तरह के अंतर्विरोध हैं? कक्षा में समूह बनाकर चर्चा करो। संकेत दिए गए हैं हमें कि हमें इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। अमीरी गरीबी, आधुनिकता, मध्ययुगीनता, सुविधा संपन्न, सुविधा विहीन आदि। भारत में अनेक प्रकार के अंतर्विरोध हैं। भौगोलिक दृष्टि से इस देश में कहीं पहाड़, कहीं मैदान तो कहीं रेगिस्तान है। यहाँ कहीं बहुत सर्दी है, यहाँ कहीं गर्मी तो कहीं वर्षा होती रहती है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान अलग अलग है। कहीं चावल, कहीं गेहूं, कहीं मछली तो कहीं शाकाहारी भोजन किया जाता है। यहाँ अनेक जातियों, धर्म, संप्रदाय और वर्ग हैं। अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव है। कहीं बहुत आधुनिकतावादी तो कहीं परंपरागत रूढ़िवादी लोग रहते हैं। कुछ लोग सब प्रकार की सुविधाओं से संपन्न हैं तो कुछ को रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं मिलता। प्रश्न नंबर 25, पृष्ठ संख्या 122 पर नेहरू जी ने कहा है कि हम भविष्य की उस एक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां राष्ट्रीय संस्कृतियां मानव जाति की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिल जाएंगी। आपके अनुसार उस एक दुनिया में क्या क्या अच्छा और कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं? उत्तर, उस एक दुनिया में सब मिलकर रहेंगे, विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार होगा, सब सुखी होंगे, एक दूसरे की सहायता करते हुए प्रगति के पथ पर बढ़ते रहेंगे, आपस में समझदारी बढ़ेगी, ज्ञान का आदान प्रदान होने से सभी शिक्षित होंगे। इस एक दुनिया में सबसे बड़ा खतरा यह होगा कि सभी संस्कृतियों के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिल जाने से राष्ट्र विशेष की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इससे अपना अस्तित्व विलीन हो जाएगा और हम एक समूह बनकर रह जाएंगे। उत्तर, अहमदनगर के किले में लेखक बागवानी करता था। वह प्रतिदिन घंटों क्यारियां बनाता रहता था। धूप में वह कार्य करता था। वहां की मिट्टी पथरीली और मलबे से भरी हुई थी, इसलिए इस कार्य में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेखक किसके संबंध में लिखना चाहता है? उत्तर, लेखक भारतवासियों की विरासत की विशेषताओं के बारे में लिखना चाहता है। उसे लगता है कि हमारी विरासत में कोई एक खास बात अवश्य है जो अनोखी नहीं होकर भी हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई हुई है, जिससे हमारा वर्तमान बना है और भविष्य संभरेगा। प्रश्न नंबर 28, लेखक ने आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार किसे और क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने आधुनिक सभ्यता का आधार भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो की सभ्यता को कहा है। 5-6 हजार वर्ष पूर्व वहां पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता थी। उस प्राचीन नगर में घरों और गलियों के अवशेष अब भी वहां हैं। इसके स्थानीय रूप से टिके रहने का कारण इसका ठेठ भारतीयपन है। इसी को लेखक ने भारतीय सभ्यता का आधार माना है। लेखक को भारत के अतीत की कहानी कहता कौन प्रतीत होता है? यह है हमारा प्रश्न नंबर 29। उत्तर, लेखक ने भारत के अनेक पुराने स्मारकों, भग्नावशेषों, प्राचीन मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों को देखा था। वह अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं को देखने गया था। आगरा और दिल्ली में बनी खूबसूरत इमारतों को भी उसने देखा था। उसे लगता था कि प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 30, भारत की तलाश में लेखक ने क्या प्राप्त किया? उत्तर, भारत की तलाश में लेखक उन भारतवासियों को तलाश कर रहा था जो भारत के आजादी के संघर्ष में नेतृत्व कर सकें। इसके लिए उसने मध्य वर्ग के लोगों की ओर देखा, परंतु उसे लगा कि मध्य वर्ग के लोग अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए हुए ढांचे की ही पैदाइश हैं। वे उसे चुनौती देने अथवा उखाड़ फेंकने का प्रयास नहीं कर सकते। तब उसे ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा मिला कि उसे लगा कि इनमें कुछ ऐसा है जो मध्य वर्ग में नहीं था। तब उसे ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा मिला कि उसे लगा कि इसमें कुछ ऐसे हैं जो मध्य वर्ग में नहीं था। इससे उसे अपनी उम्मीद से अधिक मिला, क्योंकि उनमें एक प्रकार की दृढ़ता और आंतरिक शक्ति के उसे दर्शन हुए थे जो अंग्रेजी सरकार को चुनौती देते थे। प्रश्न नंबर 31, भारत की विविधता में एकता कैसे है?
उत्तर, भारत की विविधता यहाँ के उत्तर पश्चिम, पूर्व दक्षिण में रहने वाले लोगों के रहन सहन, उनके खान पान, भाषा आदि के रूप में स्पष्ट दिखाई देती हैं। भौगोलिक दृष्टि से इस देश में कहीं गर्मी, कहीं सर्दी, कहीं पहाड़, कहीं मैदान, कहीं रेगिस्तान है, परंतु सांस्कृतिक एवं सभ्यता के कारण सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। प्रश्न नंबर 32, भारत की जन संस्कृति की झलक कहाँ मिलती है? उत्तर, भारत की जन संस्कृति की झलक यहाँ के प्राचीन महाकाव्य, रामायण, महाभारत आदि में मिलती है। इनके अनुवाद अनेक भाषाओं में हुए हैं तथा उन्हें परंपराओं से लोक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। अनपढ़ व्यक्ति भी इसका रसास्वादन करते हैं। गरीबी होते हुए भी वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखते हैं। जनजीवन में सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित है। प्रश्न नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। यह फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित करने में सफल रही थी और इसने विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए थे। यह नगर सभ्यता थी। इसमें व्यापारी वर्ग संपन्न था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसमें सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। इस सभ्यता ने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली थी। इस सभ्यता में अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण कर लिया था। प्रश्न नंबर 34, भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास कौन सा है? उस पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। भारतीय विद्वान इसे अति प्राचीन मानते हैं, जबकि यूरोपियन विद्वान इसका समय बहुत बाद का मानते हैं। अधिकतर विद्वानों की मान्यता है कि ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 है, पर मोहनजोदड़ो खुदाई के बाद से इन प्रारंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को आधुनिक पुराना माना जाने लगा है। मैक्स मुलर ने वेदों को आर्य मानव को द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। प्रश्न नंबर 35, वेद क्या है? उनकी विशेषताएं लिखिए। उत्तर, वेदों को हिंदू प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। वेद की व्युत्पत्ति विद धातु से हुई है। इसका अर्थ है जानना। वेद का सामान्य अर्थ समय के ज्ञान का संग्रह है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, वेदों में देव मंदिर और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। वेदों में आर्यों ने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया है। वेदों में मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में स्पष्ट रूप से विश्वास है। इनमें मानव मन के आरंभिक उद्गार विद्यमान है। वेदों में काव्य संग्रह है। वेदों में प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति भाव हैं। इनमें मनुष्य के साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड है जो लंबे समय पहले किए जाते थे। नंबर 36, उपनिषदों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, उपनिषदों का समय ईस्वी पूर्व 800 के लगभग माना जाता है। यह भारतीय आर्यों के चिंतन से कुछ आगे के चिंतन पर आधारित है। इनमें सत्य की खोज के प्रति उत्साह दिखाई देता है। इनमें सत्य की खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ आधार पर नहीं की गई है, पर इनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता अवश्य विद्यमान है और इनमें किसी प्रकार की हठवादिता नहीं है। इनमें आत्मबोध को अनिवार्य रूप से महत्व दिया है। इनमें आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान को महत्व दिया है और इन्हें मूलतः एक ही कहा है। इनका सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। इनका रास्ता समंजन का था, जिससे उस समय में व्यापक मतभेदों को दूर किया जा सकता। इनका जादू टोने या किसी प्रकार की लोकोत्तर बातों और गतिविधियों में दिलचस्पी नहीं थी। इनमें सच्चे ज्ञान के बिना कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ कहा था। इनमें सच्चाई पर बल दिया गया है। यह प्रश्न नंबर 37, रामायण और महाभारत भारतीय जीवन के अंग क्यों बन गए हैं? लिखिए। रामायण और महाभारत हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, तो ये हमारे जीवन के आधार हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, रामायण और महाभारत ने भारतीयों के जीवन को गहरा प्रभावित किया है। इसके कारण है इनमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए शुद्ध भारतीय ढंग की सामग्री विद्यमान है
और इनसे वह रहस्य समझ आता है जिससे प्राचीन भारतीय अनेक रूपों में बैठे होने और जात पात में विश्वास रखकर भी समाज को एकजुट रख सका था। इनमें मतभेदों को सुलझाने की दिशा दिखाई देती है। इनमें एकता का वह दृष्टिकोण प्राप्त होता है जो हर प्रकार के भेदभाव पर छा गया था और बराबर बना रहा था।